आपकी रिवीजन भी हो जाएगी थोड़ी पिछले टॉपिक्स की। और एक तो नहीं नहीं आ रहा है बेटा, आज टेस्ट नहीं है। मैं टेस्ट पिछले बार डिस्कस करने लगा हूं, जो आपने लास्ट टेस्ट दिया था, लास्ट सैटरडे को जो दिया था आपने। सबके पास है ना? ओके, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर लें। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था बेटा वो भी जरा देख लेना, बाकी मेरे साथ सॉल्व करें। वही टॉपिक्स तो है ना, टॉपिक्स तो किए मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। अब ध्यान से बेटा, जिन्होंने मिस्टेक की हुई है कौन कौन है? ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सुने सुने बेटा, बात ध्यान से सुनना बेटा। An experiment is carried out to measure the extension of a rubber band for different load. The results are shown below. Which figure is missing from the table? Which figure is missing from the table? ये लेंथ एक मिसिंग है बेटा हमारे पास टेबल में। ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है? टॉपिक कौन सा है? डिफॉर्मेशन से है। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एक्सटेंशन, लेंथ, एफ इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ। ओके बेटा, कह रहे सम लेंथ इज मिसिंग, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट लेंथ। लेंथ कितनी है यहाँ पे वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, क्या लेंथ है। ओके, अब बेटा हमें पता है एक्सटेंशन कितनी है, 2.1 है। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 15.2। ओरिजिनल लेंथ होती है विदाउट एनी एक्सटेंशन, व्हेन वी डोंट हैव एनी लोड अटैच, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज द ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा हमारे पास एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो हमें न्यू लेंथ निकालनी है, तो एक्सटेंशन प्लस ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंशन कितनी है? 2.1 है। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 15.2 है। 2.1 प्लस 15.2 कितना हो गया हमारे पास? 2.1 कितना हो गया ये? 17.3। बी इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या मुश्किल था जिन्होंने गलत किया हुआ है? सिंपल बेटा, न्यू लेंथ निकालनी थी आपने। जस्ट आपने न्यू लेंथ फाइंड आउट करनी थी। न्यू लेंथ जस्ट फाइंड आउट करनी थी हमने बेटा। न्यू लेंथ हमें फाइंड आउट, एक्सटेंशन दी हुई थी। ओरिजिनल लेंथ जो होती है दैट इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और द वायर विदाउट एनी लोड। जब कोई लोड अटैच नहीं है ना, जो लेंथ आ रही है वो ओरिजिनल होती है। उसमें अगर एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो न्यू लेंथ टोटल लेंथ आ जाती है। तो एक्सटेंशन वाज 2.1, ओरिजिनल लेंथ वाज 15.2, दोनों को ऐड किया 17.3, दैट इज योर लेंथ। बी इज द राइट आंसर। किसने गलत किया बताइए? हाँ बेटा, जरा देख लेना। अब क्या मुश्किल क्या थी इसमें? क्या प्रॉब्लम था इसमें बेटा? स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। ओके, सेकंड पे आए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। द एक्सटेंशन लोड ग्राफ फॉर अ स्प्रिंग इज शोन, द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 17 सेंटीमीटर। अनस्ट्रेच्ड लेंथ कौन सी लेंथ होती है? अनस्ट्रेच्ड लेंथ कौन सी लेंथ होती है? द ओरिजिनल लेंथ विदाउट एनी लोड, विदाउट एनी फोर्स। दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। जी ऑनलाइन वाले बेटा, ओरिजिनल लेंथ हमें दी हुई है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 19.2। जब आपने कोई लोड हैंग किया, लेंथ कितनी आ रही है अब? 19.2। तो एक्सटेंशन कितनी होगी? एक्सटेंशन कितनी होगी? 19.2 माइनस 17, 2.2 सेंटीमीटर। कह रहा है कितना वेट आपने हैंग किया है जिसपे इतनी एक्सटेंशन आ रही है। वेट फाइंड आउट करना आपने। वेट फाइंड आउट करना आपने जिसपे वी हैव द एक्सटेंशन ऑफ 2.2 सेंटीमीटर। अब बेटा रेशियो मेथड करें। आप ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से कोई लोड और एक्सटेंशन देखें, रेफरेंस, and then find out the load at 2.2 centimeter. For example बेटा, फॉर एग्जाम्पल ऐसी वैल्यू पिक करें जो बिल्कुल सही सही नजर आ रही हो बेटा हमें। कौन सी वैल्यू पिक करनी चाहिए हमें? ग्राफ से कोई ऐसी वैल्यू पिक करें जो बेटा इजीली नजर आ जाए हमें, बिल्कुल ब्लॉक के मिडल से पास ना कर रही हो। ओके, मैं ये पिक कर रहा हूँ। कोई पिक की जा सकती है, जो जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ बेटा वो पिक कर रहा हूँ। यू कैन पिक एनी वैल्यू। तो ये कितना हमारे पास एक्सटेंशन कितनी है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन। कितने लोड पे आ रही है? ये 2 है, 3 है, 4 है, 1.9 पे। सो 1.9 न्यूटन जब लोड है,
तो एक्सटेंशन कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। ये देखें 1.9 न्यूटन लोड है तो एक्सटेंशन 1.4 है। ऐसा ही है, ग्राफ से कोई भी वैल्यू पिक कर लें, रेफरेंस चाहिए ना हमें ताकि हम अपना लोड निकाल सकें। सो यू विल टेक सम वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ जो आपको इजीली नजर आ रही है बेटा, पिक दैट वैल्यू। सो 1.9 न्यूटन लोड पे 1.4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है। 2.2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन पे कितना लोड होगा नहीं पता, वही तो निकालना है। तो 1.9 इंटू 2.2, 1.4 इंटू एक्स, एक्स की क्या वैल्यू आ रही है जरा मुझे बता दें। 1.9 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाय 1.4, जरा वैल्यू बताएं क्या आ रही है। 3 आ रही है। 3.0 न्यूटन। डी इज द राइट आंसर। यस। हाँ देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। डन बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। An object of mass 50 kg accelerates from a velocity of 2 meter per second to a velocity of 10 meter per second in the same direction. What is impulse? Impulse बेटा क्या होती है? Impulse में फंसे ही रहते हैं आपने। Impulse क्या चीज होती है? There are two formulas of impulse. Impulse is equal to change in momentum and impulse is equal to force into time. अब हमने खुद देखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज करना चाहिए। मुझे मैथ दिया, मुझे वेलोसिटीज दी हुई है। सो ऑब्वियसली impulse will be equal to the change in momentum. Yes, impulse will be equal to change in momentum. F into t यूज नहीं किया जा सकता, फोर्स और टाइम नहीं है मेरे पास। तो जल्दी से मास और चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। मास कितना है 50, फाइनल वेलोसिटी कितनी है फ्रॉम 2 टू 10। 10 फाइनल है, इनिशियल कितनी है 2। तो 50 इंटू 8, 50 इंटू 8 इज 400 न्यूटन सेकेंड्स। तो 400 आंसर आ रहा है बेटा। यस यस सरमैन बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। 400 सेकेंड। तो ये क्यों गलत किया हुआ है जी वरीशा बेटा, क्यों गलत किया हुआ है जी वानिया, क्यों गलत किया हुआ है? ठीक है, अब वो मिल गया टेस्ट आपको कैसे। ओके यस, दोज हु आर ऑनलाइन बेटा जिन्होंने गलत किया हुआ है, देखिए ना इसमें क्या मुश्किल है। इम्पल्स के दो फॉर्मूलाज है, एफ इंटू टी है और चेंज इन मोमेंटम है। तो आप देख लें वैल्यूज क्या गिवन है, डाटा क्या गिवन है, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए बेटा। 4 पे आए, 4 पे आए, 4 पे आए। देखें अब जो मिस्टेक्स की हैं बेटा वो साथ लिख लें, इस वजह से सॉल्व करवा रहा हूं ताकि दोबारा ये मिस्टेक रिपीट ना करें बेटा। साथ लिख लें, बड़ा बड़ा करके लिख लें ये मेरी मिस्टेक है, उसे हाईलाइट कर लें और जाके उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करें। अदरवाइज बेटा नेक्स्ट टेस्ट होगा दोबारा ही मिस्टेक होगी, फिर मिड टर्म होगा मिस्टेक होगी, मॉक्स होंगे मिस्टेक होगी, एवरेज एग्जाम होगा मिस्टेक होगी, फिर तो फायदा नहीं है ना। तो अपनी मिस्टेक्स को देखें, उन्हें साथ लिखें दोबारा से और वो टॉपिक रिवाइज करें बेटा। Which statement about a moving object is correct? When an object is accelerating, the resultant force acting on it must be equal to zero. अगर बेटा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी या नहीं होगी? ये अच्छी तरह से हमने ये बात की हुई है बेटा। अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, कर दूंगा एंड पे अब्दुल्ला बेटा। अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स होगी नहीं होगी बेटा? नहीं होगी। क्या कर रहे हैं, अब सुने इधर, सुने इधर। अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है बेटा, अच्छा सुने सुने सुने, ये गलत स्टेटमेंट है। आपको पता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है बेटा तो रिजल्टेंट फोर्स भी है। एक्सेलरेशन जब जीरो होती है तब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है। रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो बेटा ये ऑप्शन तो नहीं है। आपको पता है एक्सेलरेशन जीरो, रिजल्टेंट फोर्स कहां से आएगी फिर? और अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो देयर शुड बी सम रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स होगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, रिजल्टेंट फोर्स नहीं है तो बॉडी एक्सेलरेट कैसे कर रही है बेटा। सेकंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट स्टेडी स्पीड, स्टडी क्या होता है? स्टडी क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड। इफ द बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट मस्ट इक्वल टू जीरो। क्या एयर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी? ये कब हुआ बेटा? एयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द वेट।
It will not be equal to 0. Air resistance will be equal to the weight. This is not the right answer. When object is moving at steady speed, constant speed, resultant force must be equal to 0. Yes. बेटा यही तो हमने बात की थी कि when balance forces are acting on the body, resultant force will be 0. Either the body is at rest or moving with the constant speed. अगर बेटा बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0 होगी इफ द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड. ये तो इतना सिंपल सी बात है, टर्मिनल वेलोसिटी में भी, डायनामिक्स में भी, हर जगह हमने ये बात डिस्कस की. if the body is moving with the constant speed or with the terminal velocity, तो बेटा फोर्सेस कैंसल आउट हो जाती हैं. हमने बात की थी ना, कोई चीज ड्रॉप करे तो एक पॉइंट आता है जहां पे वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं. एट दैट पॉइंट द बॉडी विल स्टार्ट टू मूव विद द कांस्टेंट स्पीड. रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई है, 0 हो गई है. So beta, if the body is moving with a constant speed, resultant force will be 0, acceleration will be 0. तो इसका सी आंसर है. और अगर फोर्स है, if the resultant force is there, then the body will accelerate. Resultant force 0 है तो फिर acceleration नहीं है. Resultant force है तो फिर acceleration है. और अगर resultant force 0 है, इसका मतलब है बॉडी या रेस्ट पे है या कांस्टेंट स्पीड से मूव करे. दो ही हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं बेटा. तो इसका आंसर सी था. तो बेटा F is equal to M में, F is equal to ma. If there is no resultant force, there will be no acceleration. And if the body is moving at a constant speed, resultant force will be 0 and acceleration will be 0. Question number 5 पे आ जाए बेटा. 5 पे आ जाए. Question number 5 पे आ जाए. D में क्या था? Object is moving, there must be a resultant force. नहीं, जरूरी तो नहीं है. कह रहा है when object is moving, there must be a resultant force. अभी हम बात कर रहे हैं इफ द बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है. फिर ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी देयर मस्ट बी अ रिजल्टेंट फोर्स. नो, मे बी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो रिजल्टेंट फोर्स तब भी होगी क्या, नहीं होगी. जरूरी तो नहीं है कि बॉडी मूव कर रही हो तो रिजल्टेंट फोर्स होती है. अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है फिर तो रिजल्टेंट फोर्स है ही नहीं. तो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट द राइट ऑप्शन. Okay, 5 पे आए बेटा. When an objects with different masses are hung on a spring, the diagram shows how much the spring stretches. The extension of the spring is directly proportional to the mass. Extension is directly proportional to the mass. Just like the force was proportional to the extension, now mass is proportional to extension. What is the mass of the object? Simple beta ratio method. Mass 100 grams है. Extension कितनी हो रही है मुझे बताएं जरा. जब mass 100 grams है, extension कितनी है? न्यू माइनस ओरिजिनल 10 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है. अगर मास 100 ग्राम है, एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर है या नहीं है ना. अब वो कह रहा है मास m ग्राम्स है, मास m ग्राम्स है, एक्सटेंशन कितनी है, 30 माइनस 10 20 सेंटीमीटर. मास m निकालना है आपको, मास m निकालना है बेटा. 30 माइनस 10 20 सेंटीमीटर. So 20 into 100 is 2000 10m और m कितना कितना आ रहा है ये 200. yes, m is equal to 100 grams. तो बेटा सिंपल रेशो मेथड यूज करना था कि 100 ग्राम पे एक्सटेंशन हो रही है 10 सेंटीमीटर और m ग्राम पे एक्सटेंशन कितनी होगी, सॉरी m ग्राम पे एक्सटेंशन कितनी हो रही है 20 सेंटीमीटर. 100 पे 10 है और m पे 20 है तो m निकाल लिया. और बेटा एक्सटेंशन होती है न्यू माइनस ओरिजिनल. न्यू माइनस ओरिजिनल, ओरिजिनल इज विदाउट एनी लोड. दिस इज ओरिजिनल और हमेशा यही ओरिजिनल होगी. मैं इसे और एक्सटेंड करूं, करता जाऊं, जितना मर्जी एक्सटेंड, ओरिजिनल विल ऑलवेज बी 10 सेंटीमीटर. सो एक्सटेंशन इज न्यू माइनस ओरिजिनल लेंथ. नहीं, लेंथ नहीं लेंगे ना अरसलान बेटे. जब उसने कहा है कि प्रोपोर्शनल है मास एक्सटेंशन के तो एक्सटेंशन लेंगे हम. लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल नहीं है, एक्सटेंशन के साथ प्रोपोर्शनल है. क्वेश्चन नंबर 6 में आए बेटा. टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट वेट्स फॉल एट द सेम टाइम फ्रॉम द टेबल. एयर रेजिस्टेंस में बी इग्नोर्ड. बात की है ना हमने कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं, मैंने आपको एग्जांपल इसमें क्या दी थी, इफ यू हैव फेदर
and a metallic ball, and there is no air resistance, they will hit the ground at the same time. ये लॉजिक थी. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. What will happen and why? What will happen? Both stones hit the floor at the same time? Yes. Because in the absence of air resistance, the acceleration is same, which is 9.8 meter per second square. तो दोनों चीजें सेम टाइम पे आके हिट करेंगी रिगार्डलेस ऑफ देयर मास. चाहे एक हैवी है चाहे लाइट है, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बोथ विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम. तो बेटा सी और डी तो गे ना, ये ए या बी है. और एक्सेलरेशन क्या होती है? इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज कांस्टेंट. ए इज द राइट आंसर. स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड तो ज्यादा होती रहती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है. सो ये देखिए, ये भी डिस्कशन हुई भी हमारी कि इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस then the body will fall under the influence of the gravity. It will have the acceleration of 9.8. ऐसे ही होता है ना. और अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ देखें ना इसका, अगर स्पीड टाइम अगर आप ग्राफ देखें बॉडी का, तो इट्स स्पीड विल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज. जैसा इंक्रीज होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी जब तक ग्राउंड को हिट नहीं करती. द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज, gradient is constant, acceleration is constant. The acceleration constant ही होती है, which is 9.8 meter per second square, because the body is falling under the influence of the gravity. तो 9.8 होगी. ठीक होगी बात. तो बेट, और अगर एयर है, फिर the body will reach terminal velocity, then the acceleration will start from 9.8, it will decrease, और जब terminal velocity achieve हो जाएगी, at terminal velocity at constant speed acceleration will be 0. अगर एयर रेजिस्टेंस है तब. अगर नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8 थ्रू आउट रहेगी, स्पीड ज्यादा होती रहेगी, एंड द बॉडीज दे विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, चाहे मास जो मर्जी है. ए इज द राइट आंसर बेटा. क्वेश्चन नंबर 7. A light ball is held at rest at the top of a tall cliff. It is released and falls through air, eventually reaching its terminal velocity. अब आई ना air, the body will reach terminal velocity. नजर आ रहा है कि body नीचे आ रही है. There is some air in the surroundings, so obviously now the other forces are acting on the body. पहले सिर्फ gravity थी, in the absence of air resistance. Now there is air, दो हो गई. So he's saying now body will reach terminal velocity. It will reach terminal velocity. Which row describes the behavior of the ball as it descends? स्टार्ट में एक्सेलरेशन क्या होती है? as soon as you will drop the ball. क्या बात की थी हमने अभी? अगर आप देखें, पढ़ते नहीं है ना आप लोग, आपने, हमने लिखा हुआ है बेटा, बिल्कुल लिखा हुआ है, हमने डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है, हमने बात की हुई है कहाँ पे क्या क्या वेलोसिटी होगी. अब हमने डायनामिक्स में इसकी बात की थी, हमने साल लिखा था स्टार्ट में एट t0. हमने लिखा था एट t0. ये देखें, स्टार्ट में एट t0 व्हाट इज द एक्सेलरेशन, क्या लिखा हुआ है? 9.8. फिर हमने कहा था 9.8 से कम हो जाएगी जब फोर्स एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी, फिर 9.8 से एक्सेलरेशन कम हो जाएगी. जब एयर रेजिस्टेंस और वेट इक्वल हो जाएंगे, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी. तो बेटा वही चीज हम कर रहे हैं, उसी को अप्लाई कर रहे हैं. तो स्टार्ट में इट विल बी g, which is 9.8, and when it will reach terminal velocity, the acceleration will be 0. So C is the right answer. G is 9.8, ग्रेविटी की वैल्यू है ना, और G क्या है? एक्सेलरेशन पर G होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, which is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं. Three situations are listed. Three situations are listed. An object has a resultant force acting on it. An object has a resultant force acting on it. A moving object experiences an impulse. An object is decelerating. In which situation is the momentum of the object changing? अब बेटा, अगर रिजल्टेंट फोर्स है तो मोमेंटम भी चेंज होगा.
क्योंकि इम्पल्स किसकी इक्वल होती है बेटा? चेंज इन मोमेंटम के, और फोर्स इनटू टाइम के। तो बेटा अगर फोर्स है तो चेंज इन मोमेंटम है। अब मूविंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस इम्पल्स, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो ये बात बिल्कुल सही है। एन ऑब्जेक्ट इज डिसलरेटिंग, ऑब्जेक्ट डिसलरेट कब होता है? कब स्पीड कम हो रही है, कैसे कम होगी? स्पीड कम करवानी क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। स्पीड कम हो रही है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो तीनों बातें सही है बेटा, क्या गलत है इसमें? सब सही है। फोर्स लग रही है, ऑब्वियसली मोमेंटम को चेंज करवाना फोर्स लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज को स्पीड अप करवाना है, फोर्स लगाएंगे। और स्पीड अप होगी तो मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। इम्पल्स, इम्पल्स तो होती ही चेंज इन मोमेंटम है। और अगर बॉडी डिसलरेट कर रही है तो स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज होगा। स्पीड ज्यादा होगी मोमेंटम चेंज होगा, स्पीड कम होगी मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स अप्लाई करेंगे मोमेंटम चेंज होगा। सो तीनों के तीनों ऑप्शन है बेटा, डी इज द राइट ऑप्शन। डी होना चाहिए। ठीक हो गया बेटा? अपनी मिस्टेक्स देखे काइंडली। यस अब्दुल्ला बेटा। ओके। ये तो बेटा हमने क्लास में डिस्कस किए थे, ये वाली बात। A ball of mass 2 kg. A ball has a mass 2 kg. The ball approaches a wall at a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड क्या है बॉल की? 3 मीटर पर सेकेंड। लेफ्ट साइड पे जा रही है, लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या लेते होते हैं? नेगेटिव। लेते हैं ना, क्यों नहीं ली? किसने ली है नेगेटिव? एक, दो, तीन, चार, बस पांच। और ऑनलाइन वालों में से किसी ने भी नहीं ली। तो पहले तो गुड एमन बेटा। सबसे पहले तो ये आपने यहाँ पे एक डिसीजन लेना था कि अगर ऑब्वियस वेलोसिटी पर आप देखें नीचे बाउंस बैक हो रही है, बॉल इज बाउंसिंग बैक, द वेलोसिटी डायरेक्शन इज चेंजिंग, एंड यू नो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो लेफ्ट साइड विल बी टेकन एज नेगेटिव। सो you have negative 3 meter per second, and this is your final velocity which is plus 1 meter per second. Initial is minus 3 meter per second. इम्पल्स निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इम्पल्स में? Impulse is equal to change in momentum, mass into final minus initial बेटा। बार बार वही फॉर्मूला आ रहा है। मास क्या है? 2 kg। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 1 माइनस माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक तो फॉर्मूला का माइनस है, एक आपका माइनस है। तो 2 × 3 + 4 क्या हो गया हमारे पास? 8। तो बेटा आंसर आ गया ना, क्या मसला है इसमें? 8 न्यूटन सेकेंड डी। बस आपने सिर्फ ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में रटा मारा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अप्लाई करना नहीं आता कि राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव लें, लेफ्ट जा रहे हैं नेगेटिव लें, या लेफ्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट जा रहे हैं नेगेटिव लें। कोई एक बस एक स्टैंडर्ड रख लें। इट्स नॉट लाइक लेफ्ट हमेशा नेगेटिव ही लेना है। लेफ्ट पॉजिटिव ले लें, राइट नेगेटिव ले लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 ही आएगा फिर भी। तो देखिए ना, इस तरह की छोटी छोटी बेटा मिस्टेक्स करते हैं अब आप लोग। सिर्फ ये नहीं है याद किया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, उससे सही अप्लाई भी करें ना। अगर वेलोसिटी का अब आपने 3 - 1 किया होगा, या 1 - 3 किया हुआ होगा, 2 लिखा होगा, 2 × 2 4 आंसर किया हुआ होगा कुछ लोगों ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। Two objects x and y move directly towards each other. The object have the same mass. Object has a velocity of 5 meter per second to the right. Object y has a velocity 3 meter per second to the left. Object x and object y collide and stick together. What is their velocity after colliding? कोलाइड करने के बाद। तो ये तो हमने क्वेश्चन किए थे कि वेयर दे स्टिक विद वन अनदर। तो पहले देखें बेटा, कोलाइड करने से पहले कितनी है? दोनों का मास हमें नहीं पता, लेकिन दोनों का मास क्या है? सेम है। इसका भी m है, इसका भी m है। कोलाइड करने से पहले x का मोमेंटम क्या होगा? 5m।
होगा या नहीं होगा? mass into velocity, mass is m, velocity is 5. And what about the second one? y का मोमेंटम क्या होगा? नहीं, 3m नहीं है, -3, बस रह गया दोबारा से माइनस। बेटा एक राइट जा रहा है, अगेन पॉजिटिव, लेफ्ट जा रहा है माइनस, -3m. This is the momentum of the two bodies before they collide, before the collision, is equal to the momentum after collision. कोलाइड करने के बाद क्या हो गया? एक दूसरे के साथ अटैच होगी, दोनों के मैसेज क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, m प्लस m. हमें नहीं पता ना, लेकिन ये पता है सेम है दोनों, तो हमने एक को m लिया, दूसरा भी m है। वेलोसिटी हमें निकालनी है, कोलाइड करने के बाद की वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो 5 - 3 इज 2m, और इधर भी आ गया 2mv। 2m गया, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। वन आंसर आ गया। वन राइट है, वन लेफ्ट है। आपको कैसे पता राइट है? क्योंकि क्योंकि 5 प्लस लिया था हमने, राइट प्लस लिया हुआ है, तो अभी हमारा आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो वेलोसिटी राइट साइड पे होगी, बी इज द राइट आंसर। अगर हमने 5 नेगेटिव लिया होता ना, हमारा आंसर भी नेगेटिव आता, तभी राइट साइड रिप्रेजेंट होती। तो साइंस हमें, यस। सर इस तरह का क्वेश्चन अगर तो पीडी पेपर में आए जी जी, और मैं एम की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते उसका हैं, सेम सेम लेना है। तो मैं जैसे अगर तो मैंने इस क्वेश्चन में दिया था, मैंने उनको मैं 2 कर दिया था दोनों का मैथ्स, मेरा आंसर फिर भी सही है। अगर तो ये थियरी पेपर होता मसला तो नहीं होता। कोई मसला नहीं। कोई भी सपोज कर सकते हैं हम, कोई वेरिएबल ले सकते हैं, कोई वैल्यू ले सकते हैं। हो गया बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। An object P of mass 80 grams collide with another object of Q of mass 40 grams. After the collision, P and Q stick together and then travel on together. Before the collision, P is traveling at a speed of 6 meters per second and Q is at rest. What is the speed of P and Q after the collision? Again उसी तरह क्वेश्चन है बेटा। P है 80 ग्राम, इसे केजी में कर लें, 0.080 kg। P 80 ग्राम्स है, और P की स्पीड कितनी है कोलाइड करने से पहले? 6 है। P 80 ग्राम्स है, कोलाइड करने से पहले P की स्पीड 6 है, प्लस ऑब्जेक्ट Q विद अ मास ऑफ 0.040 kg में कर रहा हूं मैं, वो रेस्ट पे है। कोलाइड करने से पहले वो रेस्ट पे है, वेलोसिटी क्या है? 0 है। फिर जब कोलाइड किया, दे विल स्टिक विद वन अनदर, सो देयर masses विल एड अप एंड द वेलोसिटी विल बी अ कॉमन वेलोसिटी। तो 0.080 इंटू 6 क्या आ रहा था? 0.080 इंटू 6, हाँ, 0.48, और ये हो गया 0, और ये हो जाएगा 0.12v। 0.48 डिवाइडेड बाय 0.12v क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी जी, हर बार नहीं आता ना, डायरेक्ट तो आप मैजिक करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, कन्वर्ट। हाँ, इसमें ठीक होगा क्योंकि लेफ्ट पे भी ग्राम्स है, राइट पे भी ग्राम्स है, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा अगर आप कन्वर्ट नहीं भी करेंगे। नहीं एलिजे बेटा, ठीक है तब भी, क्योंकि आपका आपने सिर्फ मैग्नीट चेंज में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता है। जी बेटा बताएं, अब क्या 11 MCQ से कौन सा ऐसा MCQ है जो आपको करते हुए बड़ी को प्रॉब्लम हुआ है, कोई तकलीफ हो रही थी? हुआ कुछ? ये क्या प्रॉब्लम हुई है बताएं ना। यस, ऑनलाइन वाले बेटा। जी, आयान, फाहद बेटा, मूसा, आयशा, मदीना बेटा, फातिमा, बताएं किस क्वेश्चन प्रॉब्लम हुई है और क्या प्रॉब्लम हुई है, वो डिस्कस करें ताकि नेक्स्ट टाइम फिर ये रिपीट ना हो बेटा।
डिस्कस करने का रीज़न यही होती है बेटा कि एक दफ़ा हमें पता चल जाए क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर मिस्टेक दोबारा से रिपीट नहीं होनी चाहिए। यस जी फैजान। ज़्यादा समझ आ गई? यस ईमान बेटा, हो गया? ओके अभी है बेटा, ओके। अब आ जाए बेटा थ्योरेटिकल पार्ट पे। थ्योरी पे आ जाए बेटा, थ्योरी पे आ जाए, देखें अब कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। Figure 1.1 shows a box attached to a parachute. The box and the parachute are falling through the air. Figure 1.1 shows three vertical forces acting on the box and the parachute. Calculate the resultant vertical force and state its direction. ये कौन सा मुश्किल काम है? रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे? डाउनवर्ड अपवर्ड देखिए कितनी है। डाउनवर्ड फोर्सेस कितनी है बेटा? वन फोर्स है 20 न्यूटन की। अपवर्ड कौन कौन है? 2.5 एंड 16, कितना हो गया ये? 18.5। तो 20 - 18 क्या हो गया? 1.5 न्यूटन। डायरेक्शन कौन सी होगी रिजल्टेंट की? इन द डायरेक्शन ऑफ द force with a greater magnitude, that will be downwards. So 20 minus 18.5. Yes. तो ये दोनों ऐड होंगे ना, दोनों के साइन सेम रखे ना आप कह रहे हैं 20 - 2.5 एंड -16, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में साइन सेम रखें, दोनों को प्लस रखें, दोनों को माइनस रखें, ताकि वो दोनों आपस में ऐड हों। ओके रिया बेटा, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है अलीजे बेटा उसका। माइनस आपको ईमान बेटा डायरेक्शन जब आप अलहदा बता रहे हैं फिर साइन साथ मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, मैग्नीट्यूड से मेंशन करना है। डायरेक्शन आप अलहदा बता रहे हैं। तो वो वैसा बेटा जो मर्जी है ले लें। बेटा एक तो इधर देख लें यार, आप यहाँ प्लस लिखे माइनस, यहाँ पे आपने प्लस माइनस लिखना ही नहीं है जब डायरेक्शन आप बता जो रहे हैं नीचे अलहदा। डायरेक्शन को डिस्क्राइब जो कर रहे हैं नीचे, फिर आप प्लस माइनस तब लिखा जाता है जब आप खुद नहीं बता रहे डायरेक्शन। जैसे आप कहते हैं मेरी वेलोसिटी है +2 मीटर पर सेकेंड, तो +2 मीटर बता रहे कि राइट जा रहे हैं, -2 मीटर पर लेफ्ट जा रहे हैं। तो जब आप खुद बता रहे 2 मीटर पर सेकेंड राइट है, तो फिर +2 क्यों लिखना हमने या -2 क्यों लिखना? तो फिर प्लस माइनस की बात ही नहीं होती बेटा, जब डायरेक्शन आप बता जो नहीं सेपरेटली। ओके, suggest or explain what happened to the size of the upward vertical force on the parachute if the area of parachute used is increased. एरिया ज्यादा कर देंगे, अपवर्ड वर्टिकल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी। और क्यों इंक्रीज होगी? क्या इंक्रीज हुआ? सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो ये बात लिखनी थी बस, सजेशन ये देनी थी बेटा अपवर्ड फोर्स विल इंक्रीज। सजेशन ये देनी थी अपवर्ड फोर्स विल इंक्रीज, तो आपको 1 मार्क यहां मिल जाता। अब क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि बेटा जब एरिया ज्यादा होता है एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। एयर रेजिस्टेंस कहां लग रही है? अपवर्ड्स। तो सेकंड पॉइंट लिखना था, बिकॉज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, बिकॉज इंक्रीज इन एरिया, because increase in area will increase the air resistance, will increase the air resistance, that's it। एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। बी पार्ट पे आ जाए बेटा। फिगर 1.2 शो द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द बॉक्स बिफोर द पैराशूट इज ओपन। ये ग्राफ कहाँ देखा था बेटा हमने? ये ग्राफ कहाँ पे देखा था हमने? ग्राफ को देख के पता चल जाएगा कौन सा ग्राफ कहाँ पड़ा था। ये टर्मिनोलॉजी का ग्राफ है। अब सारा सिनेरियो माइंड में आ जाएगा। ये कांस्टेंट होती है, पर स्टार्ट में ज्यादा हो रही होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाती है, सारी कहानी माइंड में आ जाएगी। फातिमा बेटा कोशिश किया करें कि पूरे पूरे वर्डिंग लिखा करें, क्योंकि
क्योंकि कुछ वर्डिंग्स होती हैं जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, अदरवाइज हमें प्रॉपर वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। ओके, क्वेश्चन बेटा क्या है? डिटरमिन द टाइम एंड द स्पीड ऑफ द बॉक्स इज 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड पे क्या टाइम है? तो बेटा क्या टाइम है 30 मीटर पर सेकेंड पे? क्या, ये देखिए 30 मीटर पर सेकेंड पे क्या टाइम है? क्या टाइम बन रहा है ये? 1 2 3 4 5 6, 6.5 था। कोई 6 नहीं चलेगा, 7 नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल मिडिल में आज नजर आ रहा है 6.5। जब मिडिल में आ रहा है बेटा, आप स्केल से ड्रॉ करें ना, खुद देखें जरा, मिडिल में है बिल्कुल, तो मिडिल में तो 6 और 7 के मिडिल में आ रहा है 6.5। किधर 7 आ रहा है बेटा? किधर 7 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6.5 है। 6 से ऊपर, 7 से नीचे है। आपका ग्राफ अगर कुछ शायद डिफरेंट हुआ हो, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ नजर आ रहा है बेटा 30 पे शुड बी 6.5, 7 नहीं है। आप खुद देखें ना, इधर देखें कहाँ 7 है। ये 6 का बॉक्स है, ये 7 का बॉक्स है, दोनों के बीच में है। तो अगर 7 में मार्क मिला हुआ तो काट ले बेटा, -1 कर ले। हैं? आपका कट किया हुआ है और आपको मिला हुआ है, तो खैर आप ही माइनस करिए, इक्वल हो जाएंगे। और बेटा मैंने आपको ये बात बताई हुई है, तो मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि अगर ग्राफ ड्रॉ हुआ है ना, फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देनी है। फिर कोई रेंज नहीं है कि मैं 6 भी लिखूंगा तो ठीक है, 6.5 भी लिखूँ ठीक है, 7 भी नहीं। जब ग्राफ ऑलरेडी उसने ड्रॉ किया हुआ है, आपने सिर्फ वैल्यू देखनी है, देन इट शुड बी एग्जैक्ट। हाँ, अगर ग्राफ हम खुद ड्रॉ कर रहे हैं, उससे वैल्यू दे के लिख रहे हैं, फिर रेंज होती है। क्योंकि हमारा ड्रॉ करने में कोई एरर थोड़ा सा हो सकता है, ह्यूमन एरर, तो वो हमें इतना मार्जिन दे देता है। लेकिन उसने खुद ग्राफ ड्रॉ करके सिर्फ आपने वैल्यू को देखना है, फिर कोई आपके पास रेंज नहीं है, देन द आंसर शुड बी एग्जैक्ट। ओके, आगे चलें बेटा। Reduce the size of the resultant vertical force on the box when the time is 35 seconds. Explain your answer. Reduce the size of the resultant force on the box when the time is 35. 35 seconds पे बेटा, 31 2 3 4 5, 35 सेकंड में स्पीड कैसी है? 35 सेकंड में स्पीड कैसी है? कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड में रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? जीरो। तो यही बात एक्सप्लेन करनी थी आपने, यही बात बेटा एक्सप्लेन करनी थी। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, व्हाई? बिकॉज द स्पीड इज कांस्टेंट एट 30। साइज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जीरो। एक्सप्लेनेशन क्या देनी है? बिकॉज एट 35 सेकेंड स्पीड इज कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट है बेटा जी, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। खत्म बात। आप बेशक ये भी लिख सकते हैं वेट एंड रेजिस्टेंस आर इक्वल। जी जी बेटा, बेटा उससे पता चल जाएगा ना आपको कहाँ ऊपर नीचे हो रहे हैं आप। थर्ड पे आए बेटा। कैलकुलेट द डिस्टेंस द बॉक्स मूव बिटवीन 30 एंड 40 सेकेंड्स। 30 और 40 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है बेटा। स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे आता है? एरिया अंडर द ग्राफ। 30 और 40 सेकेंड के बीच में एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है बेटा। कौन सी शेप बन रही है ये? कौन सी शेप है? ये क्या ट्रेपीजियम है? ट्राइंगल? रेक्टेंगल है ना? तो बेटा ये 10 है एंड दिस इज 45, so 10 into 45, so length into width 10 into 45, 450 meters. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। Figure 3.1 shows a collision at very slow speed between two cars traveling along a straight road. Car B of mass 800 kg is moving at 2 meter per second. Car B of mass 800 kg is moving at 2 meter per second. Collides with car A of mass 1000 kg which is stationary. Car
B of mass 800 kg is moving with 2 meter per second, collides with car A of 1000 kg, which is stationary. After the collision, both cars travel in the same direction as the initial direction of car B. After the collision, car A moves at 1.3 meter per second. Collide करने के बाद car will move at 1.3 meter per second. Show that the speed of car B is 4.4 meter per second बेटा. तो वही आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करना बेटा. मोमेंटम बिफोर collision is equal to momentum आफ्टर कोलिजन. कोलाइड करने से पहले मोमेंटम कितना है, कोलाइड करने के बाद. तो कोलाइड करने से पहले कार ए का मोमेंटम कितना है, 1000 इंटू 0. कार बी का मोमेंटम कितना है, 800 इंटू 2. बेटा साथ साथ लिखे ना, सिर्फ देख रहे हैं. 800 इंटू कोलाइड करने के बाद, कोलाइड करने के बाद कार ए विद अ मास ऑफ 1000, कार ए विद अ मास ऑफ 1000 है. कार ए विद अ मास ऑफ 1000 moves at 1.3 मीटर पर सेकेंड, प्लस कार बी का हमें नहीं पता, कार बी का हमें मास पता है, वेलोसिटी नहीं पता. सो जरा निकाल लें ये 1600 और ये का 1.3 क्या बन गया, 1300 प्लस 800v. तो 1600 माइनस 1300 300, 800v. तो 300 डिवाइडेड बाय 800 क्या आ गया, 0.37, which will be rounded off to 0.4 मीटर पर सेकेंड. उसने दिया हुआ, यही शो करना था बेटा हमने. यस. हाँ हाँ, बस दिल नहीं कर रहा था, दिल नहीं कर रहा. मैं चेक कर लेता हूँ. ऊपर कैलकुलेशन सिर्फ ये नहीं है कि ऊपर से ऊपर आंसर लिखा हुआ है और आपने ऊपर से आंसर दे के नीचे आंसर लिख दिया. वो आप देखना पड़ेगा कैसे ही वो सही किया हुआ. बेसिकली प्रोसेस के मार्क्स है, आंसर तो ऑलरेडी गिवन है. यस सर ये जो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, जी जी. उसमें मेरी स्टेटमेंट गलत है लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन सही है. मैंने फिर भी दोनों मार्क्स कटे हैं. ठीक है, चेक कर लेते हैं. ये नहीं है ना कि फोर्सेस आपने क्या लिखा है, बिकॉज इंक्रीज इन एरिया विल, तो मैंने भी यही लिखा है. स्पीड इज कांस्टेंट. Terminal ठीक है. Okay, calculate the impulse exerted by car A on car B. Impulse क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम. कार ए ने कार बी पे कितनी इंपल्स एक्सर्ट की वो हमने निकालनी है ऑन कार बी. तो ऑन कार बी का मतलब है हमें कार बी का मास चाहिए. व्हाट इज द मास ऑफ कार बी, 800. चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार बी, चेंज इन वेलोसिटी, कार बी की पहले वेलोसिटी कितनी थी, 2 थी. अब कितनी हो गई है, 0.4. 0.4 माइनस 2, फाइनल माइनस इनिशियल. कितना चेंज आ रहा है, कितनी इंपल्स आ रही है, जरा मुझे बताएं. जी क्या वैल्यू आ रही है, 1300 आ रही है. अच्छा ये ध्यान रखना बेटा वर्डिंग का, कैलकुलेट द इंपल्स एक्सर्टेड बाय कार ए ऑन कार बी. कार बी की इंपल्स निकालनी है. तो कार बी का मास 800, कार बी की कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, पहले 2 से मूव करी थी 0.4 हो गई. तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो 1300 आ जाएगा. नेगेटिव की जरूरत नहीं है, बेशक नेगेटिव लगा लें कोई मसला नहीं, नहीं भी लगाएंगे तभी कोई मसला नहीं है. स्टेट द इंपल्स एक्सर्टेड बाय कार बी ऑन कार ए. क्या हुआ इधर, ये न्यूटन सेकंड है. स्टेट द इंपल्स एक्सर्टेड बाय कार बी ऑन कार ए. जी क्या होगा ये, 1300, क्योंकि एक एक जितना मोमेंटम गेन कर रही है दूसरे में उतना ही मोमेंटम लॉस आ रहा होगा. दोनों का चेंज इन मोमेंटम तो सेम ही होगा. गेन इन मोमेंटम इज इक्वल टू
लॉस ऑफ मोमेंट, एक ने जितना मोमेंटम लूज किया दूसरे ने उतना गेन किया, एक का जितना चेंज आया एक का ज्यादा हुआ दूसरे का क्या हो गया उतना कम हो गया। तो वही 1300 न्यूटन सेकंड ही होगा बेटा हमारे पास। नहीं कोई मसला नहीं है उसका। तो सेम बेटा मास ऑफ कार A1000 है ना, हम तो कार बी की बात कर रहे हैं। सेम होगा। ठीक है, मोमेंटम चेंज दोनों का, एक ने अगर 1300 बेटा मोमेंटम गेन किया है, कहाँ से गेन किया है? दूसरे ने लूज किया है। तो क्या उसने ज्यादा लूज किया है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम बिफोर मोमेंटम आफ्टर क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसका मतलब जितना एक लूज कर रहा है दूसरा उतना गेन कर रहा है। तो 1300 दोनों होने चाहिए बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए बेटा। Figure 3.1 shows a spring with no load attached. Figure 3.2 shows a spring with a load attached. Describe how a student can determine the extension of the spring. You may draw on figure 3.1 and figure 3.2 as part of your answer. Extension कैसे फाइंड करेगा? एक्सटेंशन बेटा कैसे फाइंड करेगा? ओरिजिनल लेंथ हम निकालेंगे, ओरिजिनल लेंथ कैसे मेजर करेंगे हम? स्केल से। तो वो सारा प्रोसेस आपने बताना है कि measure the length of the spring, measure the length of the spring in figure 1.1 without load. That will be the original length. That will be the original length. Then measure the length of the spring with the load. That will be the new length. Measure the length of the spring. Okay, measure the length of the spring in figure 1.1 without load with the help of scale. Scale लिखना है. Measure the length of the spring with the load with the scale, and then subtract original length from new length. तो बेटा पहले आपने यहां पे स्केल रखना है, measure the original length of the spring, फिर आपने यहां पे स्केल रखना है, measure the new length of the spring. एक्सटेंशन निकालने के लिए न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ करेंगे, न्यू माइनस ओरिजिनल। ये प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करना था, ये प्रोसेस हमने एक्सप्लेन करना था। लिख सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है अब्दुल्ला बेटा। Student plots a graph of load against extension in figure 3.3. Load extension graph है, determine the extension of the load 7.5 न्यूटन पे। 7.5 न्यूटन कहाँ पे है? 7.2, 7.4, 7.5 न्यूटन। कितनी मान रहे बेटा? कितना? 7.5 न्यूटन पे क्या एक्सटेंशन बन रही है? 28 और 32 के बिल्कुल मिडल में आ रही है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ग्राफ से देख के वैल्यू लिखनी थी। Determine the load that will produce extension of 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए कितना लोड होना चाहिए? तो ये भी आंसर देख सकते हैं, 8 10 सेंटीमीटर एक्सटेंशन पे लोड विल बी 2.5। और लास्ट पार्ट है बेटा, कैलकुलेट द मास दैट हैज अ वेट ऑफ 6 न्यूटन, W इज इक्वल टू mg6 वेट है हमारा,
मैथ्स हमें नहीं पता 9.8, तो क्या आ रही है वैल्यू? 0.61 kg। जी बेटा बताएं, क्या मसला हुआ इसमें? हमें मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स कटने चाहिए थे, बहुत ही अगर हम खुद भी कोशिश कर ले जानबूझ के मार्क्स कटवाने की, 2-3 मार्क्स कट जाते। ऐसी नहीं, मुझे बताएं इसमें ऐसी कौन सी चीज जो हमने नहीं की? आप मुझे कहिए सर हमने तो की ही नहीं थी, ये तो हमें पहले दफा पता चला। यू नो दैट कि रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो व्हेन वी हैव अ कांस्टेंट स्पीड। यू नो एक्सटेंशन क्या होती है, न्यू माइनस ओरिजिनल। You know impulse is equal to change in momentum, and change in momentum is mvf minus vi, or force into time. तो ये बेटा एक सारी वही चीजें पूछ रहे हैं, कोई नई चीज तो नहीं आ रही हमारी इसमें। तो बेटा अपनी मिस्टेक्स देखें, काइंडली टॉपिक्स को रिवाइज करें। अभी हमारे कितने टॉपिक्स हो गए हैं? मेजरमेंट्स, मास वेट डेंसिटी, वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, डिफॉर्मेशन, मोमेंट्स, मोमेंटम एंड प्रेशर। यहां तक हमारा काम हो चुका है। इसके बाद हमने वर्क पावर एनर्जी शुरू करना, जितना कर लेंगे। तो काइंडली बेटा इन टॉपिक्स को सही करें। टॉपिकल वर्कशीट्स, अभी मैंने आपसे होमवर्क शीट भी शेयर करनी है, वो मैं शेयर कर दूंगा। प्रेशर की भी, हाँ प्रेशर की, यस, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो कल का दिन लगाएं, प्रेशर तक सारा काम कंप्लीट करें। और बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पे जम ना किया, देखिए आप नोट्स पढ़ते ही नहीं। सब कुछ लिखा हुआ है, पहले नोट्स पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, चीजें याद करें, और पहले लिखें उन्हें, फिर क्वेश्चन पे आए। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं, आपको नोट्स की चीजें याद ही नहीं होती, ना ही समझ आई हुई होती हैं, और आप कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाए, फिर ऐसे ही सॉल्व होते हैं बेटा। तो फर्स्ट सिट एंड रिवाइज ऑल द नोट्स, ट्राई टू मेमोराइज द थिंग्स जो हमें याद करने की जरूरत है, लाइक डेफिनेशन एंड द की कॉन्सेप्ट्स, एंड देन सी कि हमने वर्कशीट जो सॉल्व की वो कैसे की है, खुद सॉल्व करें पहले, फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा। तो एक प्रोसेस के थ्रू चले। ठीक हो गया? यस, दोज हु आर ऑनलाइन, एनी क्वेश्चन? तो बेटा ये वीकेंड कल का दिन लगाएं, प्रेशर तक कंप्लीट करें काम, ताकि जितना हम काम कर चुके हैं वो हमें आता हो। आगे जो काम करना है वो बात की बात है, पहले जो कर चुके हैं वो हमें आना चाहिए। ठीक है? ओके, आई विल शेयर दिस वर्कशीट, दिस टेस्ट एज वेल। बाकी भी कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना बेटा। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। यू गाइस कैन लीव। अपना ख्याल रखिए बेटा। अल्लाह हाफिज।